नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम काफ़ी समय बाद 12th इतिहास के एक लेसन तो कंप्लीट हो चुका है। दूसरे लेसन का आज वीडियो बना रहा हूँ। अध्याय 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, यानी भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ यानी कि मुख्य भारतीय इतिहास के ऐसे कौन से तथ्य, स्रोत, स्थान, जगह हैं, उनके बारे में अध्ययन इस हम लेसन में करेंगे। वैसे फर्स्ट लेसन तो कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी समय बाद आज वापस पुनः आपके ये शुरू किया है, इसलिए आप पुनः जुड़ जाएं ताकि अभी तक यह एक विद्यालय खोलने का समय निश्चित नहीं हुआ है। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कभी आपके जो पाठ्यक्रम में या शिक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो और आपका समय भी खराब न हो। तो इस बात को ध्यान रखते हुए मैं आपके लिए इतिहास का वीडियो बना रहा हूँ ताकि काफ़ी बच्चों के लिए फ़ायदा साबित हो सके, ताकि आप वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से आप इसका अध्ययन कर सकें। तो मेरा जो चैनल चल रहा है यूट्यूब चैनल, उस पर आप जाकर के अच्छी तरह से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आपके मिलने वाले को भी 12th आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, उसको आप सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें उनको, ताकि उनको भी भाइयों को फ़ायदा मिल सके। हमारा तो यह दायित्व है कि जितना आप जो है अध्ययन करेंगे ताकि आपकी शिक्षा में किसी भी प्रकार से कोई बाध्यता ना हो, क्योंकि अभी विद्यालय खुलने का कोई निश्चित समय नहीं हुआ है। दिनों दिन आप देख ही रहे हैं, कोरोना महामारी जो है दिनों दिन बढ़ रही है, मरीज़ भी बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहे हैं। इसलिए अभी तक विद्यालय कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे इसका अभी तक निश्चित तय नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान रखते हुए हमने ये डिसाइड लिया कि भाई बच्चों का किसी भी प्रकार से शिक्षा में कोई बाध्यता नहीं आए। तो ये देखते हुए मैंने इतिहास का आज वीडियो बनाना पुनः प्रारंभ किया है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा ताकि आपको ज़्यादा वीडियो डाउनलोड भी करना नहीं पड़ेगा, और जितना हो सके आप अन्य कोई विद्यार्थी हैं उनको आप शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। तो इसमें ज़्यादा जानकारी हमें मिलेगी मौर्य साम्राज्य के बारे में या प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हमें इसमें मिलेगी। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी। मौर्य साम्राज्य, यानी सबसे पहले ये देखना है कि मौर्य साम्राज्य का नाम आते समय हमें ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, इसके बारे में विशेष तौर से जानकारी मिलेगी कि भाई उनका साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ, या मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, किसने की, और ज़्यादा इसमें शक्तिशाली शासक कौन था, कहाँ से इसका विस्तार हुआ, इसके बारे में आपको जानकारी इस अध्याय में आपको मिलेगी। तो मौर्य साम्राज्य ईस्वी पूर्व 323 से 185 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि 185 से लेकर के 323 ईस्वी पूर्व के मध्य का जो काल है वो मौर्य साम्राज्य काल कहलाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय इतिहास सुदृढ़ धरा पर अवतरित हुआ था। कहने का मतलब मौर्य साम्राज्य स्थापना के साथ भारतीय इतिहास में थोड़ी मजबूती आई थी, सुदृढ़ता आई थी। धरा यानी धरती। विदेशी राज्यों से कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत होती है, यानी जब मौर्य साम्राज्य आया था तो विदेशी राज्यों की जो कूटनीतियाँ उनके संबंध की शुरुआत हमारे भारत में हुई थी। यानी विदेशी शासक आए थे, विदेशी ताकतें आई थी जो भारत पर आकर के उन्होंने हमला किया था। भारत के राजनीतिक एकीकरण एवं भारतवर्ष की वास्तविक संकल्पना दृष्टिगोचर होती है। यानी राजनीतिक एकीकरण की जो शुरुआत है कहते हैं मौर्य
साम्राज्य के शासनकाल में सही प्रारंभ मानी जाती है। भारतवर्ष की वास्तविक संकल्पना कैसी थी ये दिखाई देता है किससे? मौर्य साम्राज्य से। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के विषय में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास क्या है, स्थापना किसने की, कौन सा राजा शक्तिशाली हुआ। तो इसके कुछ स्रोत हैं, जो विभिन्न प्रकार के ऐसे स्रोत हैं जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो इनमें से कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये छोटे प्रश्न का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सरित सागर। बच्चों आप इस कॉपी के अंदर जो नोटबुक आपने डाली है, काफ़ी बच्चों ने डाली है, तो ये आप जो छोटे प्रश्न हैं नोट कॉपी के अंदर अच्छी तरह से नोट कर लें नोटबुक में। ये प्रश्न इतने काम के हैं कि आप अदर कोई कंपटीशन देंगे तो उन कंपटीशनों के अंदर ये प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र रचना किसने की थी? कौटिल्य, जिसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की वर्त कथा मंजरी, दीपवंश, महावंश टीका, भद्रबाहु के कल्पसूत्र, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, जस्टिन आदि यूनानी यात्री, फायान हैंडसांग, इत्सिंग आदि चीनी यात्री। ये विदेशी जो यात्री जो थे उनसे भी हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि यह रोज़ाना का दैनिक जो होते थे विवरण वो लिखते थे, तो दैनिक दस्तावेज के माध्यम से भी जानकारी मिलती है। चीनी यात्री रुद्र दामन का जूनागढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख इस एवं अशोक के अभिलेख जो हमें पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिले आदि मुख्य स्रोत हैं। तो काफ़ी मतलब यूनानी यात्री के दस्तावेज हैं। अर्थशास्त्र की रचना करने वाले कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र रचना की गई है, वार्त कथा साहित्य मंजरी जो है, विभिन्न प्रकार के ऊपर जो ग्रंथ आए थे उनमें, और इसके साथ साथ रुद्र दामन के द्वारा रचित जूनागढ़ का अभिलेख, अशोक ने भी कई अभिलेखों की रचना की थी, निर्माण करवाया था। तो उनसे मैं मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। पुरातात्विक खुदाई यानी कि प्राचीन तत्वों की खुदाई के दौरान ये अभिलेख वगैरह मिले थे, जिससे अध्ययन करने पर पता चलता है कि भाई मौर्य साम्राज्य का शासन कैसा था और शक्तिशाली शासक कौन था। अब आगे है चंद्रगुप्त मौर्य 322। इसमें आप इसे तो ध्यान रखो, 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व, यानी इसका मतलब ये है 298 से 322 ईस्वी के मध्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त, यानी चंद्रगुप्त का गुरु था विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य के नाम से जाने गए। प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है चाणक्य या कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है, तो विष्णुगुप्त है। यानी चाणक्य और कौटिल्य को विष्णुगुप्त कहा गया है, विष्णुगुप्त को इनको कहा, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर 322 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कहने का मतलब यह है कि नंद वंश का एक अंतिम शासक था जिसका नाम था घनानंद, इसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें पूर्ण योगदान देने वाले उनके गुरु विष्णुगुप्त थे, अर्थात चाणक्य अर्थात कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीन अभिलेख साक्ष्य रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो चंद्रगुप्त नाम संज्ञा की जानकारी जो है प्राचीन यानी पुराना अभिलेख साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब है सबूत, स्रोत, रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला था। यानी इतना मजबूत मगध के राज सिंहासन में बैठा और ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला, यानी उसका प्रभाव, वर्चस्व, ख्याति, प्रसिद्धि पूरे भारत के अंदर फैल गई।
चंद्रगुप्त के विषय में प्लूटार कहते हैं, यानी चंद्रगुप्त के बारे में प्लूटार ने क्या कहा है, यह कथन आता है एग्जाम के अंदर, थोड़ा ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त के विषय में प्लूटार कहता है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। अब यह प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं, अदर कंपटीशन के अंदर भी ये प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया, तो यह कथन किसका है, तो प्लूटार्क का है। सीधा प्रश्न ये पूछा जाता है 1 नंबर का। तो ये जो कथन आते हैं आप इनका विशेष तौर से ध्यान रखें। या ऐसा भी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्लूटार्क ने क्या कथन कहा था भारत की साम्राज्य विस्तार का अधिकार पर, तो चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। तो यह कथन जो है प्लूटार्क के द्वारा कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से मुक्त कर नंद वंश का उन्मूलन कर सेल्यूकस को पराजित कर संधि के लिए विवश करके जिस साम्राज्य की स्थापना की, उसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। तो ये इसका आगे साम्राज्य का विस्तार कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की जो साम्राज्य स्थापना कहाँ से कहाँ तक की, तो क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लेना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने साम्राज्य की विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया था। 305 ईस्वी पूर्व से मैसिडोनिया के शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ था। तो यह ध्यान रखें, 305 ईस्वी पूर्व मैसिडोनिया के शासक जिसका नाम था सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ यानी हार गया था। दोनों के बीच दोनों के बेसंदेह की शर्तें इस प्रकार थी, जिसमें क्या हुआ कि भाई पराजित कौन हुआ था, सेल्यूकस हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य इस युद्ध में जीत गया। 305 ईस्वी पूर्व में यह युद्ध हुआ था। तो इनके बीच में शर्तें हुई थी, संधि हुई थी। संधि शर्तें इस प्रकार थी, सेल्यूकस ने मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। सेल्यूकस ने मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम था हेलेना, इसका विवाह किया था। और देश के रूप में एरिया, अराकोशिया, जेड्रोशिया एवं पेरिपेसिडाई के क्षेत्र चंद्रगुप्त को दिए थे। यानी यहाँ पे ध्यान रखने से इसमें प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाई कौन कौन से क्षेत्र उनको दिए थे और किसका विवाह किसके साथ किया था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने यानी प्लूटार्क ने कहा कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार भी दिए थे। जब ये संधि हुई तो उस उपहार के रूप में भी दिया। सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में भेजा था। यानी सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत जिसका नाम था मेगस्थनीज, इम्पोर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखिएगा। मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। यह प्रश्न 1 नंबर का आने लायक प्रश्न है और यह तो कई कंपटीशन के अंदर भी आया हुआ है। BST है, B.Ed है और SSC के एग्ज़ाम वगैरह जो होते हैं इसमें LDC वगैरह, पटवारी, कांस्टेबल, जिसमें प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो मेगस्थनीज ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय विषय की जानकारी तमिल ग्रंथों में आहना मोर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण विजय का उल्लेख कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी अपनी विजय हासिल की थी, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके बारे में एक किताब है और ये प्रश्न ऐसे पूछा भी जाता है कि कौन से ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें जानकारी कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में मतलब अपनी प्रसिद्धि फैली हुई थी, इनकी संपूर्ण जानकारी हमें किस में मिलती है। तो तमिल ग्रंथों में आहन्नामूर और मुन्नानूर तथा अशोक के अभिलेख सभी मिलती हैं। अशोक के अभिलेख जिससे भी जानकारी मिलती है, लेकिन ये आप आहन्नामूर और मुन्नानूर को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। ये बोर्ड के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत में जो विजय हासिल हुई थी उनका उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है, तो तमिल ग्रंथों में आहन्नामूर तथा मुन्नानूर अशोक के अभिलेखों में मिलती है। चंद्रगुप्त एक कुशल योद्धा
सेना नायक था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य कुशल योद्धा भी था और एक अच्छा सेना नायक तथा महान विजेता भी नहीं था, वर्ण योग्य शासक भी था। केवल केवल युद्ध करना निपुण होना या कुशल योद्धा होना या महान सेना नायक होना या विजेता नहीं था, बल्कि एक अच्छा योग्य शासक था। उसने अपने मुख्यमंत्री कौटिल्य की सहायता से ऐसी शासन व्यवस्था का निर्माण किया जो उस समय के लिए अनुकूल थी। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा लेकर सन बेलगोला, मैसूर, कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर करीब 298 ईस्वी पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया। तो यहाँ पे आपको यह भी ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य हालांकि बुद्ध था और होते हुए भी अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और दीक्षा लेकर के वे उनके साथ यानी श्रवण बेलगोला यानी मैसूर कर्नाटक में रहे, जहाँ चंद्रगिरी नामक पहाड़ी थी वहाँ पर रहे और वहाँ रहकर उन्होंने 298 ईस्वी पूरे करे उपवास करने की वजह उनका अपना शरीर त्याग दिया था। महत्वपूर्ण आप इनका विशेष तौर से ध्यान रखें। श्रवण बेलगोला कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में। ये एक बार जीके का भी प्रश्न है जो आपके कई कंपटीशनों में ये पूछा जाता है। अब है बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे, कल इसका वीडियो बनाऊंगा। आज मैंने शुरुआत की है वापस वीडियो बनाने के लिए, तो अब ये जो लेसन आगे चलता रहेगा। लेकिन अब आज जो मैंने पढ़ा है वापस बच्चे जुड़ जाएं आप इसके अंदर और नोटबुक के अंदर जो जितना पढ़ा रहा हूँ उनके अंदर आप महत्वपूर्ण प्रश्न को बनाना शुरू करें। और ये यूट्यूब का लिंक भेज दें, यूट्यूब पर आप आराम से इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, लाइक करें और उसको अगर आपने किसी विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें